संसद टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया। पेश है दिन भर की तमाम बड़ी और अहम खबरें, लेकिन बुलेटिन की शुरुआत सुर्खियों के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर जनजातीय गौरव दिवस का किया शुभारंभ। वर्चुअल माध्यम से रांची में किया बिरसा मुंडा संग्रहालय का उद्घाटन। भोपाल में आयोजित जनजातीय सम्मेलन में राशन आपके द्वार और हीमोग्लोबिनोपैथी मिशन की शुरुआत। अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस पीपीपी मॉडल पर बना देश का पहला वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन, रानी कमलापति राष्ट्र को समर्पित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया कई रेलवे परियोजनाओं का शुभारंभ। कहा भविष्य के लिए तैयार किया जा रहा है रेलवे का पूरा इकोसिस्टम। युवाओं को 21वीं सदी की तकनीक से दक्ष करें उच्च शिक्षा संस्थान। बंगलुरु में पीईएस विश्वविद्यालय के छठे दीक्षांत समारोह में उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू का आह्वान। कहा ड्रोन सेवा उद्योग से अगले 3 वर्षों में 5 लाख से अधिक नौकरियां उत्पन्न होने की उम्मीद। शिमला में पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन। कल से लोकतांत्रिक व्यवस्था को और मजबूत बनाने पर होगी चर्चा। संसद और विधानमंडलों के लिए अगले 100 साल का एजेंडा भी होगा तैयार। शताब्दी समारोह का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे शुभारंभ। दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण पर सख्त सुप्रीम कोर्ट। प्रदूषण कम करने के लिए राज्यों और दूसरी एजेंसियों की आपात बैठक बुलाने का आदेश। किसानों को पराली नहीं जलाने के लिए राजी करने का निर्देश। आज भगवान बिरसा मुंडा की जयंती है, जिसे पूरे देश में जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। इस मौके पर भोपाल में जनजातीय गौरव दिवस महासम्मेलन आयोजित किया गया, जहां पे जनजातीय समाज को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आजादी के बाद देश में पहली बार इतने बड़े पैमाने पर जनजातीय समाज का सम्मान किया जा रहा है। आज देश कला, संस्कृति, स्वतंत्रता आंदोलन और राष्ट्र निर्माण में उनके योगदान को गौरव के साथ याद कर रहा है। भोपाल में जनजातीय गौरव दिवस महासम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार ने जनजातीय समुदाय के हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। आदिवासी समाज के हर साथी को देश के विकास में उचित हिस्सेदारी और भागीदारी दी जा रही है। और चाहे गरीबों के घर हो, शौचालय हो, मुफ्त बिजली और गैस कनेक्शन हो, स्कूल हो, सड़क हो, मुफ्त इलाज हो, ये सब कुछ जिस गति से देश के बाकी हिस्से से हो रहा है, उसी गति से आदिवासी क्षेत्रों में भी हो रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि दशकों तक देश का आदिवासी समाज उपेक्षित रहा है। जनजातीय समाज को उनकी संस्कृति, उनकी क्षमता को पूरी तरह नजरअंदाज किया गया। करतल ध्वनि आपकी तरफ से कि जनजातीय समाज का भारत की संस्कृति को मजबूत करने में कितना बड़ा योगदान रहा है। इसकी वजह यह है कि जनजातीय समाज के योगदान के बारे में या तो देश को बताया ही नहीं गया, और अगर बताया भी गया तो बहुत ही सीमित दायरे में जानकारी दी गई। और जोश इस मौके पर प्रधानमंत्री ने राशन आपके ग्राम योजना और मध्य प्रदेश राज्य सिकल सेल मिशन की शुरुआत की। राशन आपके ग्राम योजना हो या फिर मध्य प्रदेश सिकल सेल मिशन हो, ये दोनों कार्यक्रम आदिवासी समाज में स्वास्थ्य और पोषण को बेहतर बनाने में अहम भूमिका निभाएंगे। उनका
सम्मेलन में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कांग्रेस जो बीजेपी सरकार को आदिवासी विरोधी बताती थी, वो अब जनजातीय गौरव दिवस महासम्मेलन पर सवाल उठा रही है। जो कहते थे भारतीय जनता पार्टी की सरकार आदिवासी विरोधी है, जनजाति विरोधी है, अब उनके पेट में दर्द हो रहा है। जनजातियों के कल्याण में, उनके उत्थान में, उनके आर्थिक सशक्तिकरण में, शैक्षणिक सशक्तिकरण में प्रधानमंत्री जी तो जी जान से जुटे हैं। मध्य प्रदेश सरकार कोई कसर नहीं छोड़ेगी। इससे पहले प्रधानमंत्री ने भोपाल में जनजातीय गौरव दिवस महासम्मेलन में आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी बिरसा मुंडा को श्रद्धांजलि अर्पित की। ब्यूरो रिपोर्ट, संसद टीवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भोपाल में पीपीपी मॉडल से पुनर्विकसित पहले रेलवे स्टेशन का उद्घाटन किया। इसका नाम गोंडरानी कमलापति के नाम पर रखा गया है। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि भारतीय रेल का भविष्य कितना आधुनिक और उज्जवल है, इसका नजारा भोपाल के इस आधुनिक स्टेशन पर नजर आएगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि जो सुविधाएं कभी एयरपोर्ट में मिला करती थीं, वो आज रेलवे स्टेशन में मिल रही हैं। भारत कैसे बदल रहा है, सपने कैसे सच हो सकते हैं, ये देखना हो तो आज इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण भारतीय रेलवे बन रहा है। मध्य प्रदेश में भोपाल में रानी कमलापति रेलवे स्टेशन के रूप में देश का पहला ISO सर्टिफाइड, देश का पहला PPP मॉडल आधारित रेलवे स्टेशन देश को समर्पित किया गया है। जो सुविधाएं कभी एयरपोर्ट में मिला करती थी, वो आज रेलवे स्टेशन में मिल रही है। प्रधानमंत्री ने इस मौके पर राज्य को कई रेल परियोजनाओं की सौगात दी। प्रधानमंत्री ने कहा कि रेलवे स्टेशन के पूरे इकोसिस्टम को ट्रांसफॉर्म करने के लिए आज 175 से अधिक रेलवे स्टेशनों का कायाकल्प किया जा रहा है। बीते 7 सालों में हर वर्ष औसतन 2500 किलोमीटर ट्रैक का निर्माण किया गया और इसी तरह से रेलवे ट्रैक के विद्युतीकरण की रफ्तार भी 5 गुना से अधिक की गई है। इस क्षेत्र के औद्योगिक देश के मजबूत होते रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर का लाभ किसानों को होता है, विद्यार्थियों को होता है, व्यापारियों उद्यमियों को होता है। आज हम देखते हैं कि किस तरह किसान रेल के माध्यम से देश के कोने कोने के किसान दूर दराज तक अपनी उपज भेज पा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता सेनानी बिरसा मुंडा की स्मृति में रांची में एक संग्रहालय का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि बिरसा मुंडा ने अपना पूरा जीवन देश के स्वतंत्रता संग्राम, विरासत और संस्कृति के लिए समर्पित कर दिया था। इस अवसर पर जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, केंद्रीय संस्कृति मंत्री जे किशन रेड्डी, झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी मौजूद थे। बिरसा मुंडा स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय का वर्चुअल माध्यम से शुभारंभ करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भले ही भगवान बिरसा मुंडा लंबे समय तक जीवित नहीं रहे, लेकिन उन्होंने देश की भावी पीढ़ियों को दिशा दी। जनजातीय परंपराओं को, इसकी शौर्य गाथाओं को देश अब और भी भव्य पहचान देगा। इसी क्रम में ये ऐतिहासिक फैसला लिया गया है कि आज से हर वर्ष देश 15 नवंबर यानी भगवान बिरसा मुंडा के जन्म दिवस को जनजातीय गौरव दिवस में मनाएगा। भगवान बिरसा मुंडा स्मारक उद्यान सह स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय की बधाई देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि ये संग्रहालय विविधताओं से भरी जनजातीय संस्कृति को जीवंत बनाएगा। इस संग्रहालय में सिद्धू कान्हू से लेकर पोटोहो तक
तेलंगा खड़िया से लेकर गया मुंडा तक, जतरा टाना भगत से लेकर दीवा किसुन तक अनेक जनजातीय वीरों की प्रतिमाएं यहां है ही। उनकी जीवन गाथा के बारे में भी विस्तार से बताया गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भगवान बिरसा मुंडा ने आदिवासी समाज के लिए अस्तित्व, अस्मिता और आत्मनिर्भरता का सपना देखा था। आज देश भी इसी संकल्प को लेकर आगे बढ़ रहा है। वे आधुनिक शिक्षा के पक्षधर थे। वो बदलावों की वकालत करते थे। उन्होंने अपने ही समाज की कुरीतियों के, कमियों के खिलाफ बोलने का साहस भी दिखाया। अशिक्षा, नशा, भेदभाव, इन सब के खिलाफ उन्होंने अभियान चलाया। समाज के कितने ही युवाओं को जागरूक किया। भगवान बिरसा मुंडा स्मृति उद्यान सह स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय झारखंड सरकार के सहयोग से रांची के पुराने केंद्रीय कारावास में बनाया गया है, जहां भगवान बिरसा मुंडा ने अपने प्राणों की आहुति दी थी। संग्रहालय में भगवान बिरसा मुंडा की 25 फीट की प्रतिमा और क्षेत्र के अन्य स्वतंत्रता सेनानियों की 9 फीट की प्रतिमाएं लगी हैं। स्मृति उद्यान को 25 एकड़ क्षेत्र में विकसित किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, संसद टीवी। भगवान बिरसा मुंडा जयंती पर देश उन्हें याद कर रहा है। इस मौके पर संसद भवन परिसर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश, अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी, संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और तमाम गणमान्य व्यक्तियों ने भी बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति ने भी बधाई दी है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने बिरसा मुंडा की जयंती पर बधाई दी। स्वतंत्रता सेनानी बिरसा मुंडा को श्रद्धांजलि देते हुए राष्ट्रपति ने उम्मीद जताई कि प्रचुर प्राकृतिक संसाधनों और परिश्रमी निवासियों के बल पर झारखंड प्रगति की नई ऊंचाइयों को प्राप्त करेगा। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने जनजातीय समुदाय की संस्कृति और सभ्यता को बचाने, साथ ही इसको संजोने की अपील की। उन्होंने कहा कि जनजाति समुदाय बहादुर होने के साथ साथ समृद्ध संस्कृति के वाहक भी हैं। उपराष्ट्रपति ने बंगलौर में जनजातीय गौरव दिवस पर आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए ये बातें कही। Revolutionary movements led by different tribal leaders against the British oppressive rule. They speak of stories of valor, unity and sacrifice. This was even before the freedom movement. Many tribal areas, led by their own leaders, revolted against the British oppressive rule. उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने आज बंगलुरु में पीईएस विश्वविद्यालय के 6ठे दीक्षांत समारोह में कहा कि जीवन में प्रगति के लिए अनुशासन, समर्पण और दृढ़ संकल्प का गुण होना बेहद जरूरी है। छात्रों को अपने संबोधन में सफलता का मंत्र देते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि ऊंचे सपने देखो, ऊंचे लक्ष्य रखो, कड़ी मेहनत करो और उभरते वैश्विक रुझानों के अनुरूप खुद को तैयार करो। बेंगलुरु में पीईएस विश्वविद्यालय के 6ठे दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि चौथी औद्योगिक क्रांति हमारे दरवाजे पर दस्तक दे रही है और ये ज्ञान अर्थव्यवस्था और अत्याधुनिक तकनीकी नवाचारों से प्रेरित है। उन्होंने उच्च शिक्षा संस्थानों से आह्वान किया कि वे युवाओं को 21वीं सदी के कौशल से निखारें। Today, the fourth industrial revolution is knocking at our door, and it is driven by the knowledge economy. It is going to be knowledge economy. You acquire good knowledge, more knowledge, you will be economically secure. And also the cutting edge technological innovation, incubation,
coming out with new ideas, out-of-box ideas. उपराष्ट्रपति ने कहा कि ड्रोन उद्योग से रोजगार में भारी इजाफा होगा। उन्होंने कहा कि देश में आने वाले दशक में वैश्विक ड्रोन हब बनने की क्षमता है। Drone technologies are another emerging area that offers tremendous benefits to almost all sectors of the economy, including agriculture, surveillance, transportation, defense and law enforcement. The drone services industry is expected to generate over 5 lakh jobs in the next 3 years. India, with its traditional strengths in innovation, IT and fuel engineering, has the potential of becoming a global drone hub in the coming decades. उपराष्ट्रपति ने कहा कि सरकार अंतरिक्ष क्षेत्र में देश को आत्मनिर्भर बनाने और तकनीकी रूप से उन्नत बनाने की दिशा में काम कर रही है। भारत को ज्ञान शक्ति में बदलने में तकनीकी विश्वविद्यालयों की विशेष भूमिका है। रवीन सिंह शेरान, संसद टीवी। लोकतांत्रिक स्वरूप को मजबूत करने में सदनों की अहम भूमिका रही है। सदन की गरिमा बनाए रखने और सदन को सुचारू रूप से चलाने के लिए पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलनों में समय समय पर महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला की अध्यक्षता में हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में 16, 17 और 18 नवंबर को पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन होने जा रहा है, जिसमें लोकतांत्रिक संस्थाओं के कामकाज को पारदर्शी बनाने के साथ ही मजबूत बनाने पर चर्चा की जाएगी। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में 16, 17 और 18 नवंबर को अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। 1921 में पीठासीन अधिकारियों की पहली बैठक शिमला में हुई थी और इस बार 100वें वर्ष में सम्मेलन का आयोजन एक बार फिर से शिमला में हो रहा है। 82वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन आयोजित होते रहे, एक अच्छी परंपरा है। 1921 में इस परंपरा की शुरुआत हुई थी शिमला से और 16, 17, 18 को फिर से शिमला के अंदर इस अधिवेशन का शताब्दी वर्ष पूरा कर रहे हैं। पिछले कुछ वर्षों में भारत में विधायी निकायों के पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन एक ऐसे मंच के रूप में विकसित हुआ है जो भारतीय विधानमंडलों के बदलते स्वरूप के साथ तालमेल बनाए हुए है। हम लोकतांत्रिक संस्थाओं के कार्यक्रम पर, उनमें व्यापक परिवर्तन करने पर चर्चा करते हैं और इस 82 सम्मेलन के अंदर अलग अलग राज्यों में जो चर्चा हुई, संवाद हुई, आपसी सहमति बनी, कुछ संकल्प लिए गए, उससे देश के अंदर लोकतंत्र और प्रजातांत्रिक संस्थाओं को हमने सशक्त किया, मजबूत किया है, जनता के प्रति जवाबदेही बनाया है। 82वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन में शताब्दी यात्रा समीक्षा एवं भविष्य के लिए कार्य योजना के अलावा पीठासीन अधिकारियों का संविधान, सदन एवं जनता के प्रति दायित्व जैसे अहम विषयों पर चर्चा तय हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, संसद टीवी। और इसी के साथ बुलेटिन में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद जब हम लौटेंगे तो नजर डालेंगे राज्यों से जुड़ी अहम खबरों पर। What are the different types of temples we have? किस कालखंड में बने थे, किस वास्तु शैली से बने थे, आर्किटेक्चरल स्टाइल्स, या किस पीरियड से बने थे, किस राजवंश ने बनाए थे, किस राजा ने बनाए थे। जितने राजा जो बहुत वैभवशाली रहे हैं, उनके मंदिर उतने ही विशाल, उतने ही ग्रैंड हैं। डॉक्टर विवेक देबरॉय के साथ इतिहास में इस बार देखिए मंदिर, मान्यता और महत्व, गुरुवार रात 9 बजे सिर्फ संसद टीवी पर।
ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आज की खबर और अब नजर राज्यों से जुड़ी अहम खबरों पर। प्रधानमंत्री कल उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले में कारवल खीरी में पूर्वांचल एक्सप्रेस वे का उद्घाटन करेंगे। वो वायुसेना के लड़ाकू विमानों की लैंडिंग और टेक ऑफ के लिए एक्सप्रेस वे पर निर्मित 3 किलोमीटर लंबी हवाई पट्टी पर आयोजित वायुसेना का एयर शो भी देखेंगे। एक 108 साल बाद कनाडा से लाई गई मां अन्नपूर्णा की प्रतिमा का आज काशी में स्वागत किया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्राण प्रतिष्ठा की। इसके लिए काशी विश्वनाथ धाम को भव्य रूप से सजाया गया। अयोध्या के गोसाईगंज पहुंची अपना दल एस की राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा है कि अपना दल एनडीए का घटक दल है और रहेगा। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा के बाद ही सीटों का बंटवारा होगा। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने उत्तराखंड के चमोली में शहीद सम्मान यात्रा की शुरुआत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि 7 दिसंबर तक करीब 1734 सैनिकों के आंगन की मिट्टी को सैनिक धाम देहरादून में इस्तेमाल के लिए इकट्ठा किया जाएगा। हरियाणा में आज सभी पेट्रोल पंप बंद हैं। हरियाणा पेट्रोल डीजल डीलर एसोसिएशन ने अपनी मांगों को लेकर एक दिन की हड़ताल की है। एसोसिएशन एक्साइज ड्यूटी में कटौती से डीलर को हुए नुकसान की भरपाई और डीलर कमीशन बढ़ाने की मांग कर रहा है। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में लेह आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने जिले में कोविड संक्रमण में बढ़ोतरी को देखते हुए आज से सभी स्कूलों को बंद करने का आदेश दिया है। लेह जिले में पिछले सप्ताह के दौरान कोविड संक्रमण तेजी से बढ़ा है। केरल में मौसम विभाग ने एर्नाकुलम, इडुक्की, त्रिशूर समेत कई जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। राज्य भर के बांधों में बढ़ते जलस्तर के मद्देनजर चेरुथोनी, मुझियार और पेरिंगथू समेत 7 बांधों के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने चेन्नई और इसके उपनगरीय इलाकों में 17 और 18 तारीख को तेज से बहुत तेज वर्षा का अनुमान जताया है। दक्षिणी अंडमान सागर पर कल बना कम दबाव का क्षेत्र अब उत्तरी अंडमान की ओर बढ़ गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने तिरुपति के श्री कपिलेश्वर स्वामी मंदिर में पूजा अर्चना की। इस दौरान उनके साथ राज्य के मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी भी मौजूद थे। कामयाबी के लिए उम्र की कोई सीमा नहीं होती और इसके लिए उम्र मोहताज भी नहीं है। केरल की कुट्टियाम्मा ने 104 साल में राज्य साक्षरता मिशन की परीक्षा में 89 अंक हासिल किए हैं। और अब कुछ और बड़ी और अहम खबरों पर नजर। दिल्ली एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अख्तियार करते हुए सरकार को ये निर्देश दिया है कि वो प्रदूषण को कम करने के उपायों पर चर्चा के लिए राज्यों और दूसरी एजेंसियों की आपात बैठक बुलाए। अदालत ने यह भी कहा कि केंद्र और राज्य सरकारों को दिल्ली और उसके आसपास के अपने कर्मचारियों के लिए घर से काम करने की अनुमति देने पर विचार करना चाहिए। प्रदूषण को कम करने के लिए किसानों को पराली नहीं जलाने के लिए राजी किया जाना चाहिए। सरकार ने कहा कि वाहनों की आवाजाही के लिए सम विषम योजना और राजधानी में ट्रकों के प्रवेश पर प्रतिबंध जैसे कुछ दूसरे उपाय किए जा सकते हैं।
थोक मूल्य सूचकांक आधारित महंगाई दर लगातार 7वें महीने दहाई अंक में बनी हुई है और इसकी बड़ी वजह जो है वो विनिर्मित उत्पादों, रासायनिक उत्पादों और कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी रही। थोक कीमतों पर आधारित महंगाई अक्टूबर में बढ़कर 12.54% हो गई, जबकि सितंबर में यह दर 10.66% दर्ज की गई। विनिर्मित वस्तुओं की मुद्रास्फीति अक्टूबर में बढ़कर 12.04% हो गई, जो इससे पिछले महीने 11.41% थी। और इसी तरह ईंधन और बिजली की मूल्य वृद्धि अक्टूबर में 37.18% रही, जबकि सितंबर में यह आंकड़ा 24.81% था। कच्चे तेल की मुद्रास्फीति 80.57% रही, जबकि सितंबर में यह 71.86% थी। हालांकि खाद्य वस्तुएं और सब्जियां सस्ती बनी हुई हैं। जाने माने इतिहासकार और पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित बलवंत मोरेश्वर पुरंदरे का आज पुणे के एक अस्पताल में 99 साल की उम्र में निधन हो गया। बाबा साहेब पुरंदरे के नाम से लोकप्रिय इतिहासकार कुछ समय से बीमार थे। उनकी अधिकतर कृतियां मराठा योद्धा छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन से संबंधित हैं। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह समेत कई नेताओं ने पुरंदरे के निधन पर शोक जताया है। हिंदी की सुप्रसिद्ध लेखिका मन्नू भंडारी का भी निधन हो गया है। उनकी लिखी आपका बंटी, महाभोज ऐसी अनेक रचनाएं हैं जिन्हें हिंदी साहित्य में मील का पत्थर माना जा सकता है। मन्नू अपने लेखन में स्त्री मन का बखूबी चित्रण करते हुए पुरुषवादी समाज पर चोट करती हैं। उनके निधन से हिंदी साहित्य में एक पीढ़ी का अवसान हो गया। पचास का दशक अभी शुरू ही हुआ था। नई कहानी आंदोलन में कई बड़े लेखक शामिल थे। उन्हीं में एक और नाम शामिल था, मन्नू भंडारी का। मन्नू भंडारी की लेखनी से संवेदना से परिपूर्ण एक अलग तेवर की कहानियां सामने आ रही थीं। स्त्रियों की संवेदना, भावनात्मक द्वंद्व, टूटते विवाह की त्रासदी और उसका दर्द झेलता नन्हा बंटी, इन्हें बड़ी ही कुशलता से मन्नू भंडारी ने अपनी कहानियों, उपन्यासों में जगह दी। कई बार यूं भी देखा है। यही सच है कृति पर आधारित फिल्म रजनीगंधा ने तो बॉक्स ऑफिस पर खूब धूम मचाई थी। हल्के फुल्के शब्दों में गहरी बातें, उनकी लेखनी की यही विशेषता रही। उन्हें अनेक पुरस्कार एवं सम्मान मिले। एक पीड़ा, रिक्तता जो उनकी कहानियों और उपन्यासों में अक्सर नजर आती, वह पाठकों को भी अपनी गिरफ्त में ले लेती। आज 1 इंच मुस्कान लिए खत्म हुई एक कहानी यह भी। भले मन्नू भंडारी हमारे बीच नहीं, किंतु उनकी संवेदनशील रचनाएं उनकी उपस्थिति का एहसास सदैव कराती रहेंगी। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी बिरसा मुंडा की जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आदिवासी समाज के लोगों के साथ झूमते हुए नजर आए। देखिए चलते चलते इसकी झलकियां और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।